CO3। दोबारा बोलो। हा कॉल आता रेकॉर्ड केला। Na2CO3। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे बोलो उनका क्या आंसर आया। ये वाला क्वेश्चन था, देखो मैं यही क्वेश्चन आया मैम। यही आया सभी का। यस मैम। अच्छा, ठीक है बेटा। तो हा आप कॉल आता टिपांची नोंद घेत आहे। क्या आप सभी को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया? किसी को कोई डाउट है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में? नहीं मैम। चलो, ओके, वेरी गुड। तो बेटा अब मैं आप लोगों को आगे कराऊंगी। आगे हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अब हम सभी को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना आ गया। जो उन बच्चों ने क्लास आज बहुत दिन में ज्वाइन करी है, अभिषेक, आर्या, आप लोग बेटा पुराने लेक्चर्स देखना। और हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करे हैं, बट आप लोगों को वीडियोस देख के समझ में आ जाएंगी। तो अपना पुराना कंप्लीट जरूर कर लेना, ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा। तो आज है 30 जून 2026। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2। बेटा आज हम लोग सीखेंगे टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा एक बार अगर आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू में जेड फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू में जेड फैक्टर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर हमें ये जेड फैक्टर पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं। तो इस जेड फैक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मुझे पता है आप लोगों को अभी कंफ्यूजन हो रही होगी। मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास होता क्या है बच्चे? अगर हमें क्वेश्चन में एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तब तो हमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चाहिए। जैसे हमें ये परसेंटेज दे रखी थी, इस परसेंटेज से हम लोगों ने क्या करा? इस परसेंटेज से हम लोगों ने हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला? सजेस्ट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर बेटा वो हमसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है तो वो हमेशा हमें मोलर मास देगा। अगर उसने हमें मोलर मास नहीं दिया है या मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें जेड फैक्टर चाहिए और जेड फैक्टर के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास चाहिए। आप जैसे यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है CuSO4। हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास गिवन है 159। बेटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जेड फैक्टर निकालते हैं। जेड फैक्टर का क्या फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास बेटा हमें क्वेश्चन में गिवन है 159। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम कैसे निकालेंगे? देखो कॉपर का मास गिवन है हमें 63.5, 63। सल्फर का हमें गिवन है 32 और ऑक्सीजन का हमें गिवन है 60। तो बेटा CuSO4, तो कॉपर का है 63, सल्फर का है 32 और बेटा एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का 64 हो जाएगा। में क्या बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? यस मैम। तो बेटा फिर से बताओ मैम। बेटा हमें क्या करना है ना, हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास गिवन है। ये देखो ये क्वेश्चन था, अ कंपाउंड विद द मोलर मास of 159 was found to contain this many percentage copper, this percent sulfur। हमने कल इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था, ये CuSO4 याद है? हमने इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया था CuSO4। यस मैम। मैम अब बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कैसे निकालते हैं? जो भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं उन सबके मास का हम टोटल कर देते हैं। उनके मास का टोटल करने से हमारे पास क्या निकल जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास।
तो देखो कॉपर का कितना होता है 63, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है और 4 ऑक्सीजन है ना, तो कितना हो गया 64। तो टोटल कितना आया 159। तो बेटा इसका मॉलिक्यूलर मास भी 159 है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी 159 है। तो 159 डिवाइडेड बाय 159, तो इसका मतलब जेड फैक्टर कितना आ गया हमारे पास 1. 1। तो बेटा अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, जेड फैक्टर इनटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब जेड फैक्टर तो 1 आया ना, 1 इनटू में CuSO4, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा CuSO4। आया समझ में? Yes, ma'am. अगर मानो इसका जेड फैक्टर 2 आता तो हम कैसे करते, मान लो कि अगर इसका जेड फैक्टर 2 आया तो क्या बन जाता बेटा, अगर 2 को CuSO4 से करते तो अभी कॉपर 1 है तो कॉपर 2 हो जाते, अगर सल्फर 1 है तो सल्फर 2 हो जाते, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 8 हो जाते। आ रहा है समझ में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? Yes, ma'am. आ रहा है. Yes, ma'am. चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन से पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे, ताकि जिन बच्चों को एम्पेरिकल फॉर्मूला में प्रॉब्लम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो एक सेकंड, मैं 1 मिनट इसकी वो क्लिक करती हूँ। हम एक क्वेश्चन लेते हैं और हम वो क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया, पहले एक और कोई क्वेश्चन लेती हूँ इसमें। एक सेकंड, चलो यही वाला कर। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, ma'am. चलो बेटा मैंने कल बताया था ना स्टेप बाय स्टेप, तो हम उसी वाले स्टेप से इसको क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेट्स राइट दोज एलिमेंट्स। Oxygen, carbon. एक सेकेंड, an organic compound contain oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. Nitrogen. Contains 20% carbon, 6.7% hydrogen and 46.67% nitrogen. Its molecular mass was found to be 60. Find the molecular formula of the compound. बेटा एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा कार्बन, अब यहाँ पर हम लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, कितना परसेंट है, कार्बन 20% है, हाइड्रोजन 6.7% है, नाइट्रोजन 46.67% है। बेटा ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, Plus. इन सबका टोटल करके 100 में से माइनस कर देंगे। इधर वाली साइड को हम रफ वर्क के लिए रखते हैं। अभी 46.67, 6.7 और 20, देखो 7, 6 and 7 13 का 1, 6 6 12 और 1 13, 1, 5 and 2 7, यानी कि 73.37 हो गया। तो अब 100 में से 73.37 जितना भी बचा वो ऑक्सीजन होगा। Ma'am, addition. हाँ, तो 26.63 आ गया ना बेटा। देखो Yes, ma'am. डाउट है इसमें? नहीं मैम. अच्छा, तो बेटा यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मास। मास में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, लेट द टोटल मास इज इक्वल्स टू 100 ग्राम। ये लिखने से ये परसेंटेज हमारी ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो जाएगा 20 ग्राम, ये हो जाएगा 6.7 ग्राम, ये हो जाएगा 46.67 ग्राम
और ये हो जाएगा 26.63 ग्राम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, वेरी गुड। यस मैम। अब हम नेक्स्ट क्या लिखते हैं बेटा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 600। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है ना बेटा? यस मैम। यस मैम, गिवन मास बाय मोलर मास। तो बेटा अगर मैं 20 को 12 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा? 20 को 12 से डिवाइड करूंगी तो मेरा नियरली 1.67 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 20 है, ये 12 है। सबसे पहले 1 के टेबल में जाएगा 12, यहाँ पे 80 बच जाएगा। ठीक है, फिर 12 6 72 हो जाएंगे, फिर 80, तो 1.66666 आता रहेगा। तो राउंड ऑफ करूंगी तो 1.67 आ गया। यस मैम। 6.7 को 1 से करूंगी तो यहाँ पे 6.7 ही आ जाएगा। यस अच्छा मैम। तो देखो, नाइट्रोजन को बेटा देखो 46.67 को 14 से करूंगी तो कितना आएगा? यहाँ पे 3.333 आ जाएगा, नियरली 3.34 मान लो। ठीक है, और 26.63 को 6 से करूंगी तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 4 पॉइंट, सॉरी, ये भी 1.66 आ जाएगा। बेटा किसी को डिवाइड करके दिखाऊं क्या? आपको डिवाइड में एरर है या डिवाइड पता है कैसे करा है, या एक बार डिवाइड करके दिखा दूं? ओके मैम। बेटा डिवाइड कर लोगे कि डिवाइड करके दिखा दूं? दिखाओ मैम। कौन से वाले का करके दिखाऊं बताओ? यही लास्ट मैम नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का? मैम नाइट्रोजन का 3.33 आ रहा है। हाँ बेटा, वो अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 3.34 आ जाएगा नियर। ये देखो 46.67 है, इसको हमें करना है 14 से। देखो 14 थ्रीजा बेटा मेरे पास 42 हो जाते हैं, है ना? तो यस यहाँ से मैम। बच जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 6, तो डेसिमल लगाऊंगी अब 46। अब ये दोबारा किस पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 42। अब कितना बच गया? 4, तो ये 47 हो गया। अब यहाँ पे दोबारा 3 आ जाएगा, दोबारा 3 आया तो ये 42 हो जाएगा, बचेगा 5, है ना? तो अब ये 50 आ जाएगा, तो ये वापस 3 से चलता चला जाएगा। तो 3.33 मान लो या 3.34 मान लो राउंड ऑफ करके। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? यस यस मैम। सब डिवाइड कर लेते हैं ना बेटा? डिवाइड करने में किसी को प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिस करो डिवाइड की। ठीक है, यस मैम। अच्छा अब नेक्स्ट क्या निकालते हैं बेटा? मोलर रेशियो। इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बताओ? 1.67। 1.67। सबसे छोटा है, तो सभी नंबर को हम क्या करेंगे बेटा? 1.67 से ही डिवाइड कर लेंगे। 1.67 अपॉन में 1.67। ठीक है, ऐसे टेबल बना लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद 1.67 अपॉन में 6.7, फिर 3.33 अपॉन में 1.67, अपॉन में 1.67। ठीक है, और यहाँ पे 1.67 अपॉन में 1.67। अब बेटा देखो 1.67 को 1.67 से करूंगी तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। यस मैम। 1.67 को 6.7 से करूंगी तो बताओ कितना आएगा? नियरली बेटा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो ना 1.6
16 4 से 64 होते हैं ना, तो 1.65 हो गए, तो नियरली 4 आ जाएगा। यहां से कट करूंगी 2 आ जाएगा, इसे कट करूंगी 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो एक बार इसको, आप मैथ्स करिए अभी मैंने यहाँ पे कौन सा वाला करके दिखाऊं बेटा, ये वाला करके दिखाऊं। ये देखो ये 6.7 है, ये 1.67 है। अब बेटा 1.67 को भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 1.7 आ जाएगा। अब देखो 1.7 को 4 से करूंगी, तो 4 7 से 28 का 8 2, तो नियरली देखो 6.8 6.7 नियर हो गया ना बेटा, ये आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। तो बेटा अब रेशियो कितनी आई, कार्बन की 1, हाइड्रोजन की 4, नाइट्रोजन की 2, ऑक्सीजन की 1, यही रेशियो आई है। समझ में आ रहा Yes, है? ma'am. तो बेटा बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे, क्या बना मेरा फाइनल एम्पेरिकल फॉर्मूला? CH4N2O, ये बन गया फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. अब हमें बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूले का मास निकालते हैं। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो कार्बन का हो गया 12, 4 हाइड्रोजन का कितना हो गया 4, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया 28, और 1 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। समझ में आया ये कैसे लिखा है? Yes, ma'am. चलो टोटल करते हैं, 12 4 28 32। बेटा 2 and 4 6, 8 and 6 14, 14 and 6 20 का 0, 2 2 3 4 5 8। कितना गलत कर रहा है क्या? ओ ऑक्सीजन का 16 आएगा बेटा, सॉरी, एक ही ऑक्सीजन है ना, मैंने गलती से 32 लिख दिया। एक ही ऑक्सीजन है ना, 16 आया। समझ में आ रहा है 16 क्यों आएगा? Yes, ma'am. एक ही ऑक्सीजन है ना, इसीलिए। तो बेटा यहाँ पर आया 22 2 3 4 5 6। तो कितना आया बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? 60। क्लियर हुआ? अब बेटा देखो जेड वेक्टर कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दे रखा है 60, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी कितना आया 60, डिवाइड करा तो कितना आ गया 1। तो इसका मतलब बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारे पास क्या हो गया CH4N2O। समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छे से क्लियर हो Yes. गया? Yes, ma'am. हाँ बेटा देखो ये एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, और हमेशा हर साल आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 3 मार्क्स का। तो फिर अब ये वाला सॉरी, अब इस क्वेश्चन में तो कोई बच्चे गलती नहीं करेंगे ना? नहीं मैम। नहीं मैम। जब मैं टेस्ट लूंगी तब भी नहीं ना? नहीं मैम। ओके गुड। चलो बेटा अब हम लोग एक नया टॉपिक सीख रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टॉपिक का नाम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो आपकी बुक है ना, उसमें इससे पहले एक टॉपिक दे रखा है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और उसके बाद ये वाला टॉपिक गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग इसको थोड़ा सा उल्टा करेंगे, मैं आपको पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी, उसके बाद वो वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी। देखो मैं आपको बुक दिखा भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोगों ने कर लिया है अच्छे से, राउंड ऑफ करना सीख लिया है, परसेंटेज कंपोजिशन एम्पेरिकल फॉर्मूला कर लिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीख लिया है, ये सब हमने कर लिया है। अब यहाँ पर एक टॉपिक है स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। दिख रहा है ये टॉपिक? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? और उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं बेटा, तो टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना? यस मैम। तो हम पहले ये वाला टॉपिक करेंगे फिर ऊपर वाला टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये वाला टॉपिक करने के बाद ऊपर वाला टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है?
ओके मैम। और उसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझो क्या होता है बच्चे। अगर मैं मैंने यहाँ पर 3 इक्वल साइज लिए, ठीक है, ग्लासेस, ध्यान से। हालांकि मेरी ड्राइंग खराब है बट ये इमेजिन कर लो कि ये ग्लास, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ी थोड़ी बाल्टी जैसी लग रही है, टूटी हुई ऐसी बाल्टी जिसका हैंडल टूट गया, बट मान लेते हैं ये ग्लास। ये ग्लास है ए, ये ग्लास है बी और ये ग्लास है सी, ठीक है। बेटा ए ग्लास में हमने 10 ml वाटर लिया है और बी ग्लास में भी मैंने 10 ml वाटर, ठीक है। अब बेटा इसमें मैंने 5 ग्राम सॉल्ट डाल दिया, इसमें मैंने 5 ग्राम नमक डाल दिया और इसमें मैंने 20 ग्राम नमक डाल दिया, 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। बेटा मैम आप लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है। ओ थैंक यू सो मच बेटा, आपने बताया, मैंने अभी तक बुक शेयर करी हुई है। और किसी बच्चे ने क्यों नहीं बताया? चलो अभी दिख रहा है। यस यस मैम। मैम अभी दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू बच्चे। तो यहाँ पर हमने ये लिया ए, ये लिया है बी, इसमें भी 10 ml पानी है, इसमें भी 10 ml पानी है, इसमें 5 ग्राम सॉल्ट डाला है बेटा और इसमें 20 ग्राम सॉल्ट डाला है। बेटा जब आप पानी पियोगे अगर ये तो क्या ये दोनों पानी का टेस्ट सेम आएगा? नो मैम। कौन से पानी में ज्यादा नमक का टेस्ट आएगा, ए में कि बी में? बी। बी में आएगा बेटा, समझ में आ रहा है सभी को ये? बेटा ये समझ में आ रहा है कि बी में ज्यादा नमक का टेस्ट आएगा? मैम फिर से बेटा जिसमें सॉल्यूट ज्यादा होता है ना, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम होता है ना, उसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे आप लोगों ने कभी लैब में सुना है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, सुना है ये? यस मैम। कौन सा एसिड ज्यादा हार्मफुल होता है, कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड ज्यादा होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है बेटा किसी चीज में हमने पानी मिला दिया जिसकी वजह से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई, ठीक है। अच्छा अब मैं सी एक सॉल्यूशन बना रही हूँ बेटा, इसमें भी मेरे पास सॉल्ट तो 5 ग्राम ही है, लेकिन मैंने इसमें पानी ले लिया ज्यादा। इसमें मैंने पानी ले लिया 200 ml। पानी मैंने कितना ले लिया इसमें? 200 ml। तो अब मुझे एक बात बताओ, ए कॉन्सेंट्रेटेड है कि सी कॉन्सेंट्रेटेड है? सी। ए में ज्यादा नमक का टेस्ट आएगा कि सी में ज्यादा नमक का टेस्ट आएगा? सॉल्ट दोनों में 5 ग्राम है, ए में 100, ए में 10 ml पानी है, बी में सी में 200 ml पानी है। ए में ज्यादा नमक की टेस्ट आएगी। दोबारा देख बेटा, ये एक बीकर है, इस बीकर में 100 ml पानी है, ठीक है, और 100 ml वाटर में 5 ग्राम नमक डाला है मैंने। और एक ये दूसरा बीकर है, इसमें मैंने 200 ml पानी ले लिया, डबल पानी ले लिया उससे, ठीक है, 200 ml पानी ले लिया। और अभी मैंने इसमें भी 5 ग्राम ही सॉल्ट डाला है। किसमें नमक का ज्यादा टेस्ट आएगा? ए में, पहले वाले में। पहले वाले में ज्यादा आएगा ना बेटा। तो ए और डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हुआ और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ? ए और बी में से डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा हुआ और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड ए होगा और डाइल्यूट बी होगा। ए हमारा क्या हो गया बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड, और बी मेरे पास क्या हो गया? डाइल्यूट। क्या आप सभी को कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। डाइल्यूट मतलब जिसमें सॉल्यूट का इम्पैक्ट कम है। एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैंने एक गिलास पानी लिया
और मैं नींबू पानी बना रही हूँ, अगर मैं ज्यादा मीठा पानी बना रही हूँ मतलब मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पानी बना रही हूँ, और अगर मेरे उस शरबत में चीनी कम है मतलब वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। पर बेटा देखो, हम कभी कभी जब बहुत जरूरी काम कर रहे होते हैं ना, तब हम कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट वर्ड नहीं बोल सकते। जैसे हमारे घर के अंदर कभी कभी मेहमान आते हैं और चाय पीनी होती है, तो क्या सब सेम जैसे चाय पीते हैं, सब सेम मीठी चाय पीते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके की चीनी लेते हैं? अलग अलग तरीके की। अलग अलग चीनी लेते हैं ना। कुछ कुछ तो बिल्कुल ही फीकी चाय पीते हैं बिना चीनी की, कुछ बिल्कुल हल्का मीठा लेते हैं, कुछ बहुत तेज मीठा लेते हैं, ऐसा होता है। यस मैम। यस मैम। तो बेटा हम उन सबके अकॉर्डिंग चीनी डालते हैं, लेकिन अगर मानो मेरे को 2 चम्मच चीनी डालनी थी और मैंने 2 चम्मच चीनी में थोड़ी सी ज्यादा मतलब 2-4 चीनी के दाने और ज्यादा डाल दिए, या 2-4 चीनी के दाने कम डाल दिए, तो क्या उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा? नहीं मैम। नहीं पड़ेगा। नहीं मैम। बेटा डेली लाइफ में तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मानो अगर हमें कोई दवाई लेनी है और वो दवाई हमें 5 मिलीग्राम लेनी है, और अगर हमने गलती से 7 मिलीग्राम या 6 मिलीग्राम ले ली, तो क्या उससे हमें फर्क पड़ेगा? यस मैम। पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो बेटा जब हम कभी लैब में काम करते हैं, फार्मेसी में काम करते हैं, अलग अलग चीजों में काम करते हैं, तो वहां पर हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो हमें एग्जैक्ट बताना पड़ता है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, कितने ग्राम डालना है, कितने मोल्स डालना है, हमें एग्जैक्ट बताना पड़ता है। तो उसी एग्जैक्ट बताने को बेटा हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या तो हम वर्ड्स में भी बता सकते हैं कि डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, लेकिन कभी कभी हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताना पड़ता है? नंबर्स में बताना पड़ता है। कैसे बताना पड़ता है? इन नंबर। नंबर्स, ताकि हम एग्जैक्ट, जैसे आप दवाइयों पे देखो, दवाइयों पर लिखा होता है ना बेटा, जब हम कभी कभी दवाई लेने जाते हैं, आपने कभी सुना है डोलो 650 mg, पैरासीटामोल 500 mg, पैरासीटामोल 650 mg, सुना है ऐसे? यस मैम। यस मैम। ना, मतलब दवाइयों में नंबर्स होते हैं और बहुत सारी चीजों में नंबर्स होते हैं। तो बेटा एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को हम काफी सारे तरीकों से बता सकते हैं। जैसे टेम्परेचर होता है ना, कभी केल्विन में नाप सकते हैं, कभी सेल्सियस में, कभी फ़ारेनहाइट में। ऐसे ही जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना बेटा, उसे अलग अलग तरीके से नाप सकते हैं। वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन नापने के 10, 11, 12, 13 तरीके हैं, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं 4 तरीके। सबसे पहला है बेटा मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा है मोल फ्रैक्शन। थर्ड है मोलैरिटी। और फोर्थ है मोलैलिटी। बेटा आप सब इसके अच्छे से नोट्स बनाओगे अपने नोटबुक में, और ये वाली जो नोटबुक है ये आप संभाल के रखोगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये पूरी 11th पूरी 12th जब तक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तक काम आता है। अभी मैं 12th क्लास में भी, आपको पता है मैंने कल परसों यही टॉपिक रिवाइज कराया है, तो अगर आप 11th में अच्छे से सीख लोगे तो आपको 12th तक काम आएगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना है। ओके मैम। हाँ जी बेटा, तो अच्छे से नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला है बेटा मास बाय मास परसेंटेज। देखो बहुत सिंपल होता है मास बाय मास परसेंटेज करना। मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कल ही मैंने परसेंटेज निकालना बताया है आपको, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फॉर्मूला होता है? मास बाय मास परसेंटेज का। साथ साथ एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ। एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन आ गया, 10 ग्राम ऑफ शुगर is dissolved in 90 grams of water. Find mass percentage of sugar. तो बेटा करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को? बहुत सिंपल तरीके से। देखो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ शुगर अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा मास ऑफ शुगर कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिलाकर, तो बेटा टोटल मास कितना हो जाएगा? 10 ग्राम चीनी है, 90 ग्राम पानी है, तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 100. 100. मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा 100. कितना आंसर आ गया? 10%। कितना आंसर आ गया? 10%. 10%. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। दूसरा है बेटा, ओके पूजा, मैंने देखा आपने थम्स अप करा, वेरी गुड। दूसरा है बेटा मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जाई, बोलेंगे सब लोग जाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Nine. जाई। हाँ, जाई बनाते कैसे? एक्स बनाते हैं ना, एक्स के डंडे को थोड़ा सा लंबा कर दो, वो जाई होता है बेटा। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं ना, ABCDEF, ऐसे ही ग्रीक एक लैंग्वेज होती है, उसमें ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उसी में एक लेटर है जाई, तो हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं। निकालते कैसे हैं बेटा? देखो, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सब लोग साथ साथ जरूर लिखेंगे, ये मत सोचना कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे मैम और बाद में लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट नहीं, खुद हाथ से पेन से अभी लिखो, तभी याद हो। बेटा मानो कि दो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में ए है और इसके अंदर बी कंबाइन है। क्या कंबाइन है? बी। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. No, मैम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है. क्या बेटा कंफ्यूज हो रहा है. कंफ्यूजन है? चलो एक बार दोबारा समझा। देख बेटा, मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, मानो यहाँ पर एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में मेरे पास पानी है, ठीक है, वाटर है और साथ में मेरे पास कुछ सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। अब अगर बेटा मुझे मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जाई से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? जाई। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। क्या अभी क्लियर हुआ? नंबर ऑफ मोल्स को बेटा n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ a निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। समझ में आ रहा है अभी? यस मैम. जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर b का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ए ऑफ प्लस नंबर ऑफ बी. आया समझ में? यस मैम. अच्छा, अब मेरे को जल्दी से बताएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, अभी दोबारा बता रही हूँ। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, बताओ? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन. सुषमा थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, सही बोलने की कोशिश कर रहे हो बट थोड़ी गड़बड़ हो रही है। हर्षाली, आज आपकी बड़े टाइम बाद आए हो, बताओ आप नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? आशा? मॉलिक्यूलर मास अपॉन मोलर मास. नहीं,
नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है बेटा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये फॉर्मूला इतने अच्छे से याद करना है कि कोई आधी रात को नींदों में उठाए और उठाकर पूछे ना जल्दी से बताओ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, तो सोते सोते भी बोल दो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ऐसे अच्छे से फॉर्मूला कर लेना है ये, ठीक है। ओके मैम। अब कोई भी बता देगा सोते भी नींदों में ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया? यस मैम। 4 Yes, बार ma'am. 10 बार इतने अच्छे से बोलो कि एकदम अच्छे से याद हो जाए। कोई भी कभी भी पूछे तो एकदम बता दो। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है बोलो? गिवन मास अपॉन मोलर गिवन मास। मास अपॉन मोलर मास। सब लोग अपना अपना माइक ऑन करके बोलो। मोक्षदा, पूजा, आशा, अनुष्का, ऋतु। Given mass upon molar mass. हाँ सब। गिवन मास अपॉन मोलर मास। हाँ वेरी मोलर मास। हाँ ये वाला फॉर्मूला बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें हर जगह निकालने पड़ेंगे, तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। बिना नंबर ऑफ मोल्स के हम नहीं निकाल पाएंगे ना ये। जब तक नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं निकलेंगे तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फिर ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? आया समझ में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? यस मैम। चलो एक एग्जाम्पल कर दे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम्पल। ओके देती हूँ एक क्वेश्चन। 58.5 grams of NaCl is dissolved in 72 grams of water. Find the mole fraction of NaCl. ठीक है, गिवन है मास ऑफ Na 23, मोलर मास ऑफ क्लोरीन 35.5। ठीक है बेटा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालने के लिए अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? माँ आपने साइड में वो वैल्यू किसके लिए है? क्या बेटा? आपने देख साइड में लिखा है वो कौन सी वैल्यू है? बेटा वो मोलर किसकी मास वैल्यू है। मोलर मास है Na और Cl का, मोलर मास। ठीक है, अब देखो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालने हैं तो हमें क्या रखना पड़ेगा? NaCl का गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब NaCl का गिवन मास कितना है? 58.5 और मोलर मास कितना हो जाएगा? प्लस करते हैं 58.5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आ गए? 1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने। वाटर का गिवन मास कितना है? 72। मोलर मास कितना होता है वाटर का बताओ? H2O का मास कितना आएगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। तो टोटल वाटर का मास कितना हुआ? 18। तो 18 को 74 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 4। तो NaCl का कितना हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन में 1 प्लस 4 यानी कि 1 अपॉन में 5 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस मैम। कितना आ जाएगा? 0. आया समझ में? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया? यस मैम। चलो अभी क्वेश्चन लिखो। अब बेटा पहले थर्ड और फोर्थ एक साथ पढ़ते हैं। तीसरा और चौथा हमारे पास क्या है? थर्ड है मोलैरिटी। देखो मिलते जुलते नाम है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी। ध्यान से स्पेलिंग देख लो, एक में 2 बार L आ रहा है,
ये है मोलारिटी, ये है मोलालिटी। बेटा मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम, बड़े वाले एम से, और मोलालिटी को हम बोलते हैं स्मॉल एम। किससे बोलते हैं? स्मॉल एम। बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liters, volume of solution in liters। बेटा अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूलाज आप 3 बार 4 बार लिखो और उसके बाद अच्छे से याद करो। और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो ऊपर दोनों में सेम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन हम यहाँ वॉल्यूम ले रहे हैं। किसका वॉल्यूम ले रहे हैं? सॉल्यूशन का। किसका वॉल्यूम ले रहे हैं? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन और यहाँ पर हम मास लेते हैं, और किसका मास लेते हैं? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का। आ रहा है पक्का अच्छे से? यस मैम। मैम Yes, ma'am. वेरी गुड। देखो नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूट का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होगा? Given mass upon molar mass. एक ने बोला है, अभी पहली वाली स्लाइड पे याद करा है, अभी तक सबको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास वेरी गुड। बेटा हमेशा हम सॉल्यूट को 2 मान लेते हैं और सॉल्वेंट को 1 मान लेते हैं। तो गिवन मास अपॉन में सॉल्यूट, इसको हम W2 लिख लेते हैं, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि M2, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर बेटा सॉल्यूशन हमें लीटर की जगह मान लो ml में दिया हुआ हो अगर सॉल्यूशन का, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो हम मोलारिटी के फॉर्मूले को ऐसे भी खोल कर लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. सिमिलरली बेटा मोलारिटी के फॉर्मूले को खोल के कैसे लिख सकते हैं? देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये कौन सा मास है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम W1 लिख सकते हैं। बेटा हमें सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में लेना, बट अगर ग्राम में दे रखा हो तो हम इसको ऊपर 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला और ये मोलारिटी का फॉर्मूला अच्छे से देखो। देखा बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एक एक करके नाम लूंगी और मैं कोई भी फॉर्मूला पूछूंगी और आप लोगों को बताना होगा। नंबर ऑफ मोल्स का, मोल फ्रैक्शन का, मोलारिटी का, मोलालिटी का, तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। देखो मोलारिटी किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करती है। मोलालिटी किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है। बेटा टेम्परेचर के साथ क्या बदलता है? वॉल्यूम या मास? Mass बदलता है मैम। टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वैल्यूम वॉल्यूम बदलता है। बेटा जब हम दूध उबालते हैं तो दूध ज्यादा जगह लेने लग जाता है ना। अगर हम दूध को गर्म करें या पानी को गर्म करें तो पानी ज्यादा जगह लेने लग जाता है ना। तो वॉल्यूम चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। तो इसीलिए बेटा मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। साथ साथ लिखते भी रहो, मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर as it depends on volume which changes with temperature। समझ में आया? यस मैम। और यहाँ पर हम लिखेंगे मोलालिटी। Do not
change with the temperature. As it depends on mass which remains constant. Constant मतलब जो change नहीं होता. समझ में आया? यस मैम। ठीक है बेटा, इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं मोलर. क्या बोलते हैं यूनिट को इसकी? मोलर। फिर और एक और यूनिट होती है मोल पर लीटर, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स में हो गए और सॉल्यूशन किसमें है? लीटर में, तो मोल पर लीटर. इसकी यूनिट होती है मोलल. क्या होती है इसकी यूनिट? मोलर। मोलल. या फिर हम क्या बोल सकते हैं? मोल पर केजी. मोल पर केजी. समझ में आया? यस मैम। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन निकालने के हमने 4 तरीके सीख लिए. एक मास बाय मास परसेंटेज, एक मोल फ्रैक्शन, एक मोलैरिटी और एक मोलैलिटी. अगर बेटा कभी भी एग्जाम में दे रखा है कोई भी तो आप समझ जाओगे. और अगर Yes, एग्जाम में ma'am. कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ नहीं है कि किसकी बात कर रहा है, तो हमें बाय डिफॉल्ट समझ जाना है कि वो मोलैरिटी की बात कर रहा होगा. किसकी बात कर रहा होगा? मोलैरिटी बाय डिफॉल्ट. अगर उसने लिखा नहीं है, उसने सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, मतलब कि वो मोलैरिटी की बात कर रहा होगा. बाकी सब में वो लिख कर देता है. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? यस मैम. तो फिर अब हम इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं. सबने अच्छे से लिख लिया है ना फॉर्मूलेज? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं. क्या सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? यस मैम। देखो क्वेश्चन क्या है. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to make 250 ml of the solution. बेटा हमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? देखो NaOH है. NaOH का गिवन मास कितना है बेटा? गिवन मास ऑफ NaOH कितना है हमारे पास? 4 ग्राम. क्या हम मोलर मास ऑफ NaOH कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो Na का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1. तो टोटल मोलर मास कितना हो गया इसका? 40. 40. तो ये कितना हो गया? 40 ग्राम्स पर मोल बोलते हैं. ठीक है, मोलर मास. बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है? 250 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है? 250 ml. हमें निकालना क्या है? मोलैरिटी या मोलैलिटी? मोलैरिटी. मोलैरिटी. वेरी गुड. अब बेटा मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है. यस मैम. मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. हमेशा जब भी ये क्वेश्चन करते हैं फॉर्मूला नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला लिखना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या है? बोलो. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. और बेटा हमने खोल के लिखा था, तो हमने लिखा था गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. अगर ml में दे रखा है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना. यही लिखा था हमने. अब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2 हमें कितना गिवन है? 4 ग्राम अपॉन में M2 यानी कि मोलर मास हमारे पास कितना है? 40 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 250 ml. ml में है ना ये?
Yes, यस ma'am. मैम। ऊपर कितना आ जाएगा 1000। क्लियर 1000। हुआ? अब देखो बेटा, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितना आया 10 अपॉन में 25। यस अब मैम। देखो 10 अपॉन में 25 को करते हैं, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 25 है, नहीं जा सकता, 0 लगाएंगे 0.0। अब 25 से 100 करेंगे तब तो चला जाएगा ना 4 पे, Yes, ma'am. तो कितना आ जाएगा 0.4 मोलर। तो बेटा या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.4 मोलर कैपिटल एन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, मैंने बताया ना 2 यूनिट होती है, या तो मोलर या मोल पर लीटर। आ गया समझ में? Yes, ma'am. कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग भी अब? बेटा कर सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो अभी मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप लोग वो क्वेश्चंस करोगे और फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में उनके आंसर्स बताओगे, ठीक है? Yes, ma'am. ओके मैम। हाथ पर मैं 1 सेकंड बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। एक मिनट को अच्छा, बैक एक्सरसाइज में तो जो क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया था। तो चलो एक सेकंड, फिर मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट क्लिक करती हूँ। हाँ बेटा बोलो। मैम वो गिवन में मोलर मास ऑफ NaOH14 कैसे आया? बेटा देखो, मोलर मास जो होता है ना वो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपने ना थोड़ा सा क्लास बेटा लेट ज्वाइन करा है। हमें क्या करना होता है मोलर मास निकालने के लिए, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ना उनके मास को प्लस करना होता है। जैसे NaOH है ना, तो इसमें एक Na है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, तो उनके मास को प्लस कर लेना होता है। कुछ चीजों के मास बेटा मैंने बच्चों को लिखवा दिए थे, आप भी लिख लो यहाँ पर, और बाकी किसी ने भी नहीं लिख रखे तो वो भी लिख लो। देखो ये मास हमें याद करने पड़ते हैं बेटा, कुछ कॉमन। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5। बाकी किसको आएगा तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, इनके आपको याद करने होते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो ऐसे निकल जाता है बेटा। चलो मैं आप लोगों के ग्रुप में असाइनमेंट भेजती हूँ, और उस असाइनमेंट में से मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊंगी, आप वो क्वेश्चंस करना, ठीक है? Okay, ma'am. चलो ओके बच्चे, देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो गुड इवनिंग बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय बच्चे, गुड इवनिंग। Bye, बाय ma'am. मैम। Bye, ma'am. Bye, ma'am.